ढाया गया वो भी पाकिस्तान की जानते हैं अच्छी तरह से, और जिस तरह से जेलें काटी, मुकदमे झेले, तो कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। फिर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सादा अक्सरियत से ज्यादा हासिल करके हम खुद मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट कायम की, और फिर उस दौर में एक मिसाली तरक्की जो हो रही थी मुल्क की, उसकी मिसाल शायद माजी में कम ही मिलती होगी। आ गई नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली में तकरीब हल्फबर्दारी के बाद दूसरे मरहले में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल होगा। फिर वजीर आजम का इंतखाब होगा। सरदार रियाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए मलिक आमिर डोगर के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान के कागजात नामजदगी जमा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। बलूचिस्तान असम्बली के नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब। सेक्रेटरी असम्बली ताहिर शाह काकड़ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल खालिक अचकजई के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला भी डेप्यूटी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली बिला मुकाबला मुंतखब। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए ऐवान में किसी ने भी अब्दुल खालिक अचकजई और गजाला गोला के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सोरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट हासिल करके स्पीकर मुंतखब हो गए। मद्दे मुकाबिल अपोजिशन के एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कुल 106 वोट कास्ट किए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सोरैया बीबी 88 वोट लेकर कामयाब करार पाई। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम 19 वोट ले सके। स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर वजीर आजम और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ओपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हम वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओपोजिशन में बैठेंगे। जेयूआई वजीर आजम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होगी। इंशाअल्लाह अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। इस ऐवान में हमें कोई हक नहीं किसी कार्रवाई में हिस्सा लें। फजलुर रहमान का कहना था कि यह असेंबली तो नहीं कोई और चीज है। अगर यही आलम रहा तो असेंबली मुद्दत पूरी नहीं करेगी।
مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے بھی ملاقات. صادق سنجرانی نے مولانا کو قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدارتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے تیاریاں شروع کر دی. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات سے متعلق عملے کی ٹریننگ مکمل کر لی. چاروں صوبائی الیکشن کمشنر صوبائی اسمبلیوں میں فرائض سر انجام دیں گے. صدارتی انتخابات سے متعلق صوبائی الیکشن کمشنروں کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر بطور ریٹرننگ افسر تعینات ہوں گے. صوبائی الیکشن کمشنر پریزائڈنگ افسران کی معاونت کریں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مشترکہ نامزد وزیراعظم شہباز شریف کو ملک کا کامیاب ترین وزیراعظم بننے کے لیے چند معاملات پر کام کرنے کا مشورہ دے دیا. اس وقت پاکستان اور اس کے عوام مشکل میں ہیں، اس لیے سب مل کر کوشش کریں گے کہ عوام کو مسائل سے اور پاکستان کو بحران سے نکالا جائے. ضروری ہے کہ میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ میثاق مفاہمت پر بھی مل کر کام کریں اور انتخابی اصلاحات اور عدالتی اصلاحات بھی کی جائیں. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ قومی اتفاق رائے سے ہی جمہوریت اور پارلیمان کو فعال کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ان 3 سے 4 معاملات پر بات کریں تو امید ہے کہ شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے کامیاب وزیر اعظم بن جائیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبات تسلیم نہ ہونے تک وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ. ایم کیو ایم نے مسلم لیگ نون کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا. مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو صرف ایک وزارت دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ ایم کیو ایم 4 وزارتوں کا مطالبہ کر رہی ہے. ایم کیو ایم نے نون لیگ سے مطالبہ کیا ہے کہ گورنر سندھ ایم کیو ایم سے ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات کا حل نکال لیں گے. ایم کیو ایم اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، تاہم ایم کیو ایم چیئرمین سینٹ اور صدر کے انتخاب میں ووٹ دینے پر آمادہ نہیں. £190 ملین سکینڈل کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 4 صفحات کی چارج شیٹ سامنے آ گئی. بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے دوران غیر قانونی مالی فوائد حاصل کیے. بانی پی ٹی آئی نے زلفی بخاری کے ذریعے القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے 458 کنال اراضی بطور عطیہ حاصل کی. اپریل 2019 میں القادری یونیورسٹی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے القادری ٹرسٹ کو اپنے اثر و رسوخ سے کابینہ میں منظور کرایا اور بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا. بشرا بی بی نے 24 مارچ 2021 کو بطور ٹرسٹی دستاویزات پر دستخط کر کے بانی پی ٹی آئی کی مدد کی. برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے £190 ملین کا سراغ لگایا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پائے گئے ہیں. تمام دستاویزی شواہد اور دستیاب ریکارڈ کے مطابق ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع کیا جائے.
नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की जानिब से आलमी मालियाती फंड IMF को खत लिखने को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई और सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने IMF को लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम ना किया जाए। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं, कर्जों और बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आजादी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी मुआशरत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि आइंदा कई माह की पॉलिसियां पाकिस्तानियों के लिए मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिलकर धांधला कर रहा है। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। मूडीज ने भी रिपोर्ट दी है कि धांधली से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि IMF ने प्रोग्राम को मशरूत तौर पर सपोर्ट किया था। IMF से मुआहदे से बिजली गैस बिलों में इजाफा होगा। सियासी इस्तेहकाम होगा तो सरमायाकारी आएगी। बिजली का यूनिट 70 रुपए तक हो गया। गैस भी महंगी हो गई। अगर ये रफ्तार रही तो गैस का बिल 1 लाख रुपए पर चला जाएगा। हम KPK के तमाम हलके खोलने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ 25 करोड़ अवाम का दुश्मन है। मरियम नवाज एक कठपुतली है, उनको हुक्मरानी का कोई इख्तियार नहीं। रिजर्व सीटें हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादती कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट बाहमी तौर पर सीखने के लिए सही फोरम है। ये जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फरोग देता है। आर्मी चीफ का 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब कहा कि इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। तकरीब में शिरकत करने वाले ममालिक के बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन और दिफाई अताशियों ने भी शिरकत की। टीमों की पेशावराना महारत, जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों और हौसले को सराहा गया। तूफानी बारिश गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जान अशरफज़ई का कहना है कि गवादर को हालिया तूफानी बारिशों के बाद तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। उधर पाक फौज के दस्ते बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतहरिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग 44 डिवीजन का कमिश्नर मकरान और डिप्टी कमिश्नर गवादर के हमरा गवादर सिटी और सर बंदर का तफसीली दौरा। आर्मी और सिविल इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और मकामी आबादी को फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस वक्त पाक फौज के जवान गवादर, जीवनी और सूर बंदर के गिरदोनवा में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया। अमेरिका ने मंसूबे पर तहफ्फुज़ात से पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों के बायस मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया।
पाकिस्तान ने मंसूबे के लिए अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों में छूट मांगी थी, ताहम अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियों पर व्यूअर देने से इनकार कर दिया है। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। मार्च तक मंसूबे का आगाज नहीं किया तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स का जुर्माना अदा करना होगा। निगरान हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। मंजूरी के बाद अमेरिका ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान से तहफ्फुज़ात का इजहार किया और अमेरिकी तहफ्फुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफा करने के लिए तैयारी कर ली गई है। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपए फी किलोवाट से अदायगी करना होगी। सिंगल फेज मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि दही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपए फी किलोवाट करने की इजाजत दी जाए और 10 मरला से शायद अराजी के हामिल सार्फिन से प्रॉपर्टी रेट का 1% लिया जाएगा। ज़राए वज़ारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया। नापरा में समाअत के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। काबीना की तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। इरफान सिद्दीकी ने तस्दीक की कि इसहाक डार ही वजीर खजाना होंगे। चूंकि पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, ये तासुर गलत होगा कि इसहाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे। इसहाक डार मार्च 2024 में सेनेट से रिटायर हो जाएंगे और तवक्को है कि वो ऐवान बाला में दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पार्टी में हर पॉलिसी फैसला या विफाक या पंजाब में हुकूमत की तश्कील का फैसला नवाज शरीफ की मर्जी से किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों, बर्फबारी और सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। NDMA के मुताबिक सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार रहें। मुमकिन खतरे से 2-4 इलाकों में इमदादी टीमों और मशीनरी की बर वक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। 2 मार्च 2024 तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला मुतवक्के। शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्के है। शहर कायद में जुम्मे से सुबह हफ्ते के दरमियानी शब तक बारिश का इम्कान है। गजा पर इसराइल के मजालम जारी। नसीरात, बुरेज और खान यूनिस पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली हमलों से 30 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में नसीरात और बुरेज कैंपों पर इसराइली फिजाई हमलों में 25 अफराद शहीद हुए। जख्मी होने वालों की दिर अल बलाह के अल-अक्सा शोहदा अस्पताल ले जाया गया, जिनमें अक्सरियत खातीन और बच्चों की थी। इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले पनाह गुज़ीन कैंपों में मजीद दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम का कहना है कि 6 लाख फलस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। इसराइल गजा के लोगों से नहीं, हमास से लड़ रहा है। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। वो कतर समेत 6 अरब मुल्कों से राब्ते में है।
अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि गजा में जंग बंदी से हमें इस समिट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। इसराइल ने रफा में फलस्तीनियों की जानों का तहफ्फुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। शोबिज इंडस्ट्री की कामयाब जोड़ी साहिबा रैम्बो की दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर मदाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। साहिबा ने इंस्टाग्राम पर शोहर रैम्बो के हमरा बनाई गई एक दिलचस्प वीडियो शेयर की। वीडियो में साहिबा शोहर रैम्बो से कहती दिखाई दे रही हैं कि एक बात पूछूं, जिस पर रैम्बो कहते हैं हाँ पूछो। उस पर साहिबा पूछती हैं जब मैं नहीं थी तो आपका सर कौन दबाता था। इस पर रैम्बो अफसुर्दगी के आलम में कहते हैं कि तब सर में दर्द भी नहीं होता था। वीडियो को सोशल मीडिया पर अदाकार जोड़ी के मदाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है और उस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी अदाकारा सारा खान ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ फिल्म करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। भारतीय मीडिया पर वीडियो इंटरव्यू के दौरान सारा खान ने कहा कि ऐसा नहीं था कि मैं किसी को आइडियलाइज करके इंडस्ट्री में नहीं आई, लेकिन मैं एक चीज सोचकर इंडस्ट्री में आई थी कि एक मर्तबा सलमान खान के साथ फिल्म जरूर करूंगी। अदाकारा का कहना था कि भारत में मेरे कई मद्दाह हैं, मैं भारत के ड्रामे नहीं देखती, लेकिन मेरे शोबिस फलक भारत के सारे शोज देखते हैं। वो इंडियन मूवीज और ड्रामों के बहुत बड़े फैन है। भारतीय फिल्मों के फैन तो सब ही हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली मार्च से वजूद में आ गई। नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। घंटा ताखीर से शुरू हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर ने उन्हें मुतनब्बा किया कि पहले हल्फ लेंगे फिर बात होगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया, ताहम इस दौरान ऐवान में शदीद शोर शराबा रहा, जिस पर स्पीकर असम्बली ने इजहार बरहमी का इजहार किया। हल्फ लेने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि रुकने असम्बली बनने के लिए पहले दस्तखत कर लें फिर बात करेंगे। हल्फ लेने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, सरबराह JUI, मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, सरदार अयाज सादिक और दीगर 9 मुंतखब अरकान शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर अली मोहम्मद खान ने भी हल्फ उठा लिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान को दस्तखत करने के लिए बुलाया गया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगाए। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद अरकान ने दस्तखत करके हाजिरी लगाई। कौमी असम्बली के 336 में से 282 मेंबरान ने हल्फ उठाया। कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बानी PTI के हक में नारे लगाए गए। लीगी अरकान की जानिब से भी नवाज शरीफ की आमद पर नारेबाजी की गई, लेकिन अरकान ने शेर आया के नारे लगाए। मेहमानों की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, इसहाक डार, मरीम औरंगजेब और आसफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। कौमी असम्बली में तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद दूसरे मरहले में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कल होगा, फिर वजीर आजम का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी
के गुलाम मुस्तफा शाह ने डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने ऐवान के अंदर ही कागजात नामजदगी वसूल किए। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मलिक आमिर डोगर के कागजात नामजदगी जमा कराए गए, जबकि डेप्यूटी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। वाज़ेह रहे कि नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कल होगा, उसके बाद फिर वजीर आजम का इंतखाब होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी और इसी रोज ही वजीर आजम का अपने ओहदे का हल्फ लेने का इम्कान भी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम स्पीकर, वजीर आजम और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी और हम अपोजिशन में बैठेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से पूछा गया कि सदर, वजीर आजम और स्पीकर के लिए आप वोट किसको देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। JUI वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होगी। एहतजाज की तहरीक को आगे बढ़ाने से मुतालिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इंतजार करें, इंशाअल्लाह आवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर सरबराह JUIF का कहना था कि अभी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। इस ऐवान में हमें कोई हक नहीं कि किसी कार्रवाई में हिस्सा ले। हम इस ऐवान को आवाम का नुमाइंदा कम समझते हैं। पार्लियामेंट हाउस में सहाफी की जानिब से सवाल किया गया कि असेंबली आकर कैसा लगा, जिस पर फजलुर रहमान का कहना था कि यह असेंबली तो नहीं, कोई और चीज है। अगर यही आलम रहा तो असेंबली मुद्दत पूरी नहीं करेगी। बाद जमीयत उलमा इस्लाम F के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए हैं। सेक्रेटरी बलोचिस्तान असम्बली ताहिर शाह काकड़ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल खालिक अचकजई के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक पीपल्स पार्टी की गजाला गोला भी डेप्यूटी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली बिला मुकाबला मुंतखब हुई। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए ऐवान में किसी ने भी अब्दुल खालिक अचकजई और गजाला गोला के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। मद्दे मुकाबिल कोई भी उम्मीदवार सामने न आने पर अब्दुल खालिक अचकजई और गजाला गोला को बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब किया गया। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर, जबकि सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हो गई हैं। स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट हासिल करके स्पीकर मुंतखब हो गए। मद्दे मुकाबिल अपोजिशन के एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट हासिल किए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी का कहना था कि कल डाले गए वोटों की तादाद 106 है, कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कुल 106 वोट कास्ट किए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुरैया बीबी 88 वोट लेकर कामयाब करार पाई। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम 19 वोट ले सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने वाली सुरैया बीबी से ओहदे का हल्फ लिया। दोनों 9 मुंतखब अराकीन अब्दुल मनम और लाइक शाह ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया है। तो नाज़रीन, सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सूबाई असम्बलियों में फराइज सर अंजाम देंगे। सदारती इंतखाबात से मुतालिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नरों की तरबियत भी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए ने मजीद बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर प्रिजाइडिंग अफसरान की मुआवनत करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बानी PTI की जानिब से आलमी मालियाती फंड IMF को खत लिखने को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई और सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती।
नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने IMF को लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम ना किया जाए। किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुल्क का कामयाब तरीन वजीर आजम बनने के लिए चंद मामलात पर काम करने का मशवरा दे दिया है। उनकी जानिब से दिए गए इशाये में बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान और इसके अवाम मुश्किल में है, इसलिए सब मिलकर कोशिश करेंगे कि अवाम को मसाइल से और पाकिस्तान को बहरान से निकाला जाए। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि मिसाक मईशत के साथ साथ मिसाक मफाहमत पर भी मिलकर काम करें और इंतखाबी इस्लाहात और अदालती इस्लाहात भी की जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कौमी इत्तफाक राय से ही जमहूरियत और पार्लियामान को फाल किया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर इन 3 से 4 मामलात पर बात करें तो उम्मीद है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन वजीर आजम बन जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज बानी पीटीआई से मुलाकात में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिलकर धांधला कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाएंगे और सबूत पेश करेंगे कि कैसे आरोप से मिलकर धांधली की गई। शोएब शाहीन का कहना था कि फाइन और 14 ने भी मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी तरह इलेक्शन कमीशन ने हर कदम पर धांधली की है। आखिरी रात में फॉर्म 47 के जरिए लोगों को जितवाया गया। मूडीज ने भी रिपोर्ट दी है कि धांधली से पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि IMF के प्रोग्राम को मशरूत तौर पर सपोर्ट किया था। IMF से मुआवजे से बिजली गैस बिलों में इजाफा होगा। सियासी इस्तेकाम होगा तो सरमायाकारी आएगी। बिजली का यूनिट 70 रुपए तक हो गया। गैस भी महंगी हुई है। अगर ये रफ्तार रही तो गैस का बिल 1 लाख रुपए पर चला जाएगा। इन हालात में कौन बिजनेसमैन होगा जो महंगी बिजली और गैस से कारोबार चला सकेगा? इन हालात में जो हुकूमत आएगी उनको आवाम की सपोर्ट नहीं हो गई। शोएब शाहीन का कहना था कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ IMF मुआहदे को मशरूत किया था। सूद और आमदनी की रकम को देखें और मजीद कर्जा लेना है तो कैसे कर्ज उतारेंगे। और अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने मुतालबा तस्लीम ना होने तक विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक MQM ने मुस्लिम लीग नून को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून MQM को सिर्फ एक वजारत देने के लिए तैयार है, जबकि MQM 4 वजारतों का मुतालबा कर रही है। जराये के मुताबिक MQM ने नून लीग से मुतालबा किया है कि गवर्नर सिंध MQM से होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि MQM के साथ मामलात का हल निकाल लेंगे। MQM के साथ बातचीत जारी है। जराये ने बताया है कि MQM स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आजम के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है, ताहम MQM चेयरमैन सेनेट और सदर के इंतखाब में वोट देने पर आमादा नहीं है। £190 मिलियन स्कैंडल केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सफात की चार्जशीट सामने आ गई है। बानी पीटीआई ने वजारत उस्मा के दौरान गैर कानूनी माली फायद हासिल किए। बानी पीटीआई ने जुल्फी बखारी के जरिए अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए 458 किनाल अराजी बतौर अतिया हासिल की है, जबकि अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद ही नहीं था। चार्जशीट में कहा गया कि बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट को अपने अस्टर रसूख से काबीना में मंजूर करवाया और बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। बुशरा बीबी ने 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी पीटीआई की मदद की। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगाया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकली से कबल शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहिदा किया। शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी के राजदारी डेट पर दस्तखत किए, जबकि बानी पीटीआई रूल ऑफ बिजनेस 1973 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खुसूसी अहकाम पर IG फ्रंटियर कोर मेजर जनरल नूर वली खान की काटलिंग में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले SP एजाज खान के घर आमद। अहले खाना से ताजियत और फातह खानी की। उन्होंने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि शहीद SP एजाज खान एक दलेर और मुहिब वतन पुलिस अफसर थे। वो दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े मुतहरिक रहे। वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान की।
پاک فوج شہید ایس پی اعجاز خان کی بچیوں کو مفت تعلیم فراہم کرے گی۔ آئی جی ایف سی نے پاک فوج کی جانب سے شہید ایس پی اعجاز خان کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ آئی جی ایف سی نے ریجنل پولیس آفس مردان کا دورہ کیا، کارٹلنگ میں دہشت گردوں کے ساتھ آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پولیس کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس گزشتہ کئی سال سے پاک فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہے اور ان کے افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کی بدولت خیبر پختونخوا میں امن قائم ہوا۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خیبر پختونخوا پولیس کے حوصلوں کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر رپورٹر اعلیٰ اصغر بھٹی سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ خصوصی احکامات پر آج میجر جنرل نور ولی خان نے انسپیکٹر جنرل فیڈرل کور خیبر پختونخوا نارتھ 27 فروری کو 2024 کو مردان کے علاقے میں کرناٹک کے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ ایس پی اعجاز خان کے گھر گئے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعزیت کی۔ آئی جی ایف سی نے شہید کے مقصد کے لیے فاتح خوانی کی۔ انہوں نے شہید کے اہل خانہ کے بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہید ایس پی اعجاز ایک دلیر اور حب الوطن پولیس افسر تھے۔ وہ دہشت گردوں کے خلاف متحرک رہے اور وطن کے عزیز کے لیے دہشت گرد کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی کی۔ پاک فوج کے شہید ایس پی اعجاز نے بچوں کی مفت تعلیم کو فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ آئی جی ایف سی نے پاک فوج کی جانب سے شہید ایس پی اعجاز کے اہل خانہ کو 50 لاکھ کا چیک بھی دیا۔ بعد ازاں ڈی جی ایف سی نے رینجر افسران مردان کا دورہ بھی کیا اور 27 فروری 2024 کو مردان کے علاقے میں کرناٹک میں دہشت گردی کے ساتھ آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس افسرانوں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پولیس کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختون پولیس کا گلدستہ کئی سالوں سے پاک فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ان افسران اور جوانوں کی قربانیوں کی بدولت خیبر پختونخوا میں امن قائم ہوا۔ دہشت گردی کی ناپاک خیبر پختونخوا پولیس کے حوصلے بلند ہیں اور اس کے دہشت گردی کو نسور کو ختم کر کے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں شیخو پورا سے۔ آپ کو بتائیں کہ غیرت کے نام پر بھائی نے بہن کو آشنا سمیت قتل کر کے لاشیں رنگیا جھنگیا بے پل کے نیچے دفن کر دی۔ فیروز والا پولیس نے 6 روز بعد لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا ہے۔ قتل ہونے والوں کی شناخت اشفاق اور سمینہ بی بی کے نام سے ہوئی۔ ملزم نصیب نے تعلقات کے شبے پر اپنی بہن اور اس کے آشنا کو قتل کر کے زمین میں دفن کر دیا۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لینے کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ اے ای پاور کا پاکستان سولر ایکسپو میں متبادل توانائی کے انقلاب کی قیادت کرنے کے عزم کا اظہار۔ ایکسپو میں بھی شرکاء سے داد و تحسین وصول کی۔ تقریب میں متبادل توانائی سے وابستہ افراد نے شرکت کی، جو پائیدار متبادل توانائی کے حل میں بڑھتی ہوئی قومی دلچسپی کی طرف واضح اشارہ ہے۔ ایکسپو نے اے ای پاور کو تمام پاکستان میں متبادل شمسی توانائی تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اے ای پاور کا مقصد نہ صرف گھریلو سطح پر بجلی کے اخراجات کو کم کرنا ہے، بلکہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو بھی کم کرنا ہے۔ اے ای پاور کے سی ای او رانا عباس نے شمسی توانائی کے فروغ کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں حکومتی تعاون کے اہم کردار پر زور دیا۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی طرف منتقلی کو آسان بنانے والی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا اور شمسی توانائی کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے نیٹ میٹرنگ ٹیرف کبھی بھی وکالت کی۔ ایکسپو میں اے ای پاور کی قابل تجدید توانائی کے فروغ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اختراعی ٹیکنالوجیز اور صارفین پر مرکوز نقطہ نظر کے ذریعے اے ای پاور نے متعدد گھروں اور کاروباروں کو شمسی توانائی کو اپنانے کے لیے بااختیار بنایا ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں واضح کمی آئی ہے۔ اے ای پاور کا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے قابل تجدید توانائی کو قابل رسائی، سستی اور مؤثر بنا کر پاکستان میں توانائی کے منظرنامے میں انقلاب لانا ہے۔ ایل ڈی اے کی تاریخ کا انوکھا کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 7 کے افسران کی مبینہ کرپشن نے محکمہ کو کروڑوں کا ٹیکہ لگا دیا۔ گجو متا فیروز پور روڈ پر نقشہ کی منظوری کے بغیر
चार केनाल पर मुहित मुतादिद फैक्ट्रियां सामने आ गई हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि एलडीए की तारीख का अनोखा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 7 के अफसरान की मुबैना करप्शन ने महकमा को करोड़ों का टीका लगा दिया। गजुमता फिरोजपुर रोड पर नक्शा की मंजूरी के बगैर 4 केनाल पर मुहित मुतादिद फैक्ट्रियां सामने आ गई हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि एलडीए की तारीख का अनोखा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। या दुकान बनाने की जरूरत पेश आए तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहरी को कई कई माह तक चक्कर लगवाने पर मजबूर कर देती है। और अगर एलडीए इंतजामिया ने खुद कुछ तामीर करवाना हो तो रातों रात वो तामीर हो जाता है। इन्हीं मामलात से मिलता जुलता एक मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस महकमा से अफसरान माहाना लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल करते हैं। इसकी जड़ें कैसे खोखली कर रहे हैं ये आपको बता रहे हैं। एलडीए के शोभा टाउन प्लानिंग के जोन 7 ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिरोजपुर रोड गजुमत्ता के करीब इंडस्ट्रियल स्टेट में 40 से ज्यादा फैक्ट्रियां और गोदाम सामने आए हैं जिनका ना तो नक्शा पास करवाया गया और ना ही किसी किस्म की मंजूरी ली गई। जराये के मुताबिक इन फैक्ट्रियों की तामीर के लिए एलडीए अफसरान ने प्राइवेट लोगों को फ्रंटमैन बनाकर मुबैना तौर पर भारी रिश्वत जो है वो वसूल की है, जिससे एलडीए का खुद जाती करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। आज होने वाले ऑपरेशन जो फर्जी साबित हुआ है जिसमें इन फैक्ट्रियों को ना तो गिराया गया और ना ही सील किया गया। वाज़ेह रहे इसी नोयत के केस में एलडीए के अफसरान और मुलाजमीन 7 माह जेल में रहकर आए हैं और ताहाल नौकरी पर जो है वो बहाल नहीं हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के एजाज में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की काविशों को सराहा गया। उनका कहना था, कोहिनूर न्यूज की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब में मीडिया नुमाइंदगान और दीगर सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद आसिफ इलियास। लाहौर के मकामी होटल में साबिक वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब अली जान खान, सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ज़हूर हुसैन, डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन राजा मंसूर अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी मिर्जा वलीद बेग, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिम अल्ताफ, अमरीकी सदर जो बाइडन के प्रिंसिपल असिस्टेंट शाहिद अहमद खान, डॉक्टर शैला जावेद अकरम, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, एडिशनल सेक्रेटरी एडमंड जायदा अजहर, डीआईजी महबूब आलम, डॉक्टर जाहिर परवेज, प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फरीद गफर, प्रिंसिपल गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इकबाल डोगर, प्रोफेसर ईस मोहम्मद, प्रोफेसर मोहसिन आफ्ताब और मेडिकल शोबा से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था, महकमा सेहत में मौजूद बहुत से मसाइल हल करने की कोशिश की। इस दौरान कोहिनूर न्यूज ने भी अपना मुस्बत किरदार अदा किया। देखें, अल्लाह ताला का सबसे पहले बहुत एहसान है कि अल्लाह ने हमें कुछ थोड़ी बहुत समझ दी। कुछ हमसे अल्लाह कराना चाहता था, उसने करा लिया। तो मैं तमाम अपने कैबिनेट मेंबर्स का, स्पेशली अपने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पे एतमाद किया, हम सेलेक्ट हुए और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया कि 130 हॉस्पिटल को नया जैसा करना है और इस होटल से बेहतर करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, मशीनें, उसमें औजार, हर चीज़, और वो हम कर पाए और उन लोगों के लिए कर पाए जो कि जिनके मुलाजम भी इन हॉस्पिटल्स में सर्विस हो, हॉस्पिटल या जना हो या में हो, नहीं पसंद करते जाना। अब वो हॉस्पिटल इस काबिल हो गए हैं कि मैं सेफली कह सकता हूँ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से उसका मुआवजा कर लें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, डॉक्टर्स वाइज, इक्विपमेंट वाइज उनसे बेहतर होगा। और मेरा ख्याल है कि इस सारे सिलसिले में हज़ारों जानें बची भी हैं और आगे भी बचेंगी। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली, ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो हिस्सा डला है और उसमें बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचेंगी। और मुझे बेइंतहा सपोर्ट दी हमारे मीडिया के भाइयों ने, बहनों ने जो मीडिया में हैं, और उन्होंने हमेशा, मैं कहता हूँ कि मीडिया हमारे कान और आंखें हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन का कहना था कि इंतहाई शानदार तकरीब के निकात पर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। निगरान वज़ीर सेहत की काविशें भी काबिल तारीफ है। शॉर्ट साइन ऑफ
डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था पंजाब की आवाम की खिदमत करने में हमेशा मददगार साबित होने पर अल्लाह अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन में धांधली को कौम से मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। फॉर्म 47 वाले हक ले रहे हैं और फॉर्म 45 वाले सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम बदर, बताइएगा। आसिम बदर से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन में धांधली को कौम से मजाक करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। फॉर्म 47 वाले हल्फ ले रहे हैं और फॉर्म 45 वाले सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मंसूरा, लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने इलेक्शन में धांधली को कौम से मजाक करार दे दिया और कहा कि फार्म 47 वालों ने हलफ और फार्म 45 वाले सरापा एहतजाज है। कुछ लोग हलफ ले रहे हैं शतरंज का खेल बंद होना चाहिए, बल्कि आजाद तहकीकाती कमीशन बन जाए, सब जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। निगरान हुकूमत ने कर्जों में इजाफा किया, प्रोटोकॉल लिया, मुराद भी लिए, लेकिन अफसोस है कौम को शफाफ इलेक्शन देने में 100% नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन के सरबराह कौम से माफी मांगकर इस्तीफा दे दे। सिराजुल हक का ये भी कहना था कि IMF कर्जों से पाकिस्तान की मैशियत मजीद तबाह हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने हलफ भी नहीं उठाया और कह दिया कि इनके पास IMF के अलावा और सजदारे रोजे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वजारतों और अहदों की बंदरबांट की जा रही है। ताम धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक के बदले गैर सूदी निजाम मैशियत का पूरा सिस्टम है। IMF को खत लिखना घर के कपड़े चौक में धोने के मुतरादिफ है। बैरूनी इदारों को मुल्क मामलात में दखल अंदाजी के लिए खत कौमी मुफाद में नहीं, बैरूनी दुनिया को आवाज देना मुस्बत नहीं, गलत रवायत है। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। $220 kV इलेक्ट्रिसिटी वायर इंस्टॉलेशन करने के लिए मोटरवे M2 यकम और 2 मार्च 2024 को ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। मोटरवे M2 यकम और 2 मार्च को शेखुपुरा की हदूद में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक को वक्फे से चलाया जाएगा। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों को शेखुपुरा के करीब 15 से 20 मिनट ट्रैफिक को दोनों जानिब से रोका जाएगा। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक 220 kV इलेक्ट्रिसिटी वायर इंस्टॉलेशन के दौरान मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए 2 पेट्रोलिंग गाड़ियां खुसूसी तौर पर मौजूद रहेंगी जो मुसाफिरों को रहनुमाई देंगी। इंस्टॉलेशन को 6 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। हर फेज में ट्रैफिक 15 से 20 मिनट तक बंद रहेगी। नून लीग से सियासी वाबस्तगी की वजह से कातलाना हमला किया गया। स्टेज के मशहूर अदाकार ताहिर अंजुम का कहना था कि 3 रोज कबल नामालूम अफराद की फायरिंग से मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद शहजाद ताहिर अंजुम के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फिल्म TV स्टेज के मशहूर मरूफ एक्टर ताहिर अंजुम साहब। 3 दिन पहले इनके साथ कोई ऐसा नामरूम अफराद ने इनको जद्दोकोब करते हुए इनके ऊपर फायरिंग कर दी और वो फरार हो गए। आज इन्हीं से पूछते हैं कि वो किस तरह ये वकूआ पेश है। जी ताहिर भाई, आप तो बड़े हंसी बिखेरने वाले लोग हैं, आप तो लोगों की चेहरों पर हंसियां लेके आने वाले और लोगों को खुश करने वाले लोग हैं, तो ये आपके साथ कैसे लोगों ने? असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एक मोहब्बत समझ लें, मेरे नज़रियात समझ लें, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, मेरे मुस्लिम लीग नून के साथ मेरी मोहब्बत और मेरे नज़रियात जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी पार्टी के लिए 2018 से मैंने वीडियो क्लिप्स बनाने शुरू किए, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब के तरक्याती काम जो हैं वो जो है दूर दराज इलाकों में सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाना, वो मिशन था मेरा। तो आप PTI के दौर में फनकारों का वफद भी लेके गए इंग्लैंड में, मियां साहब से मुलाकात भी करके आए? जी, मियां साहब से इंग्लैंड में भी मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है। तो वो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो असल में ये सारा जो आहिस्ता एक मैंने वीडियो बनाई थी 9 मई के बाद, जब मैंने इमरान खान की तस्वीर एक वीडियो में तोड़ी थी। तो वो
PTI کے لوگوں کو بہت اس کا غصہ تھا، تو مجھے تھریٹس کال جو ہے باہر امریکہ، کینیڈا، یورپ کے نمبروں سے آیا کرتی تھی، لیکن میں نے اسے کبھی اتنا سیریس نہیں لیا تھا. تو ابھی بھی ہم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جس دن وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے حلف لینا تھا، اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے ہم ایڈوانس ریکارڈنگ کر رہے تھے جشن کی، بابو صاحب کے پاس وہ ایک جگہ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ جو ہے کچھ نامعلوم افراد نے آ کے جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ تھوڑا مجھ سے بدتمیزی، گالم گلوچ اور تشدد، اور اس کے بعد نکلتے ہوئے وہ فائر بھی گاڑی میں کر کے گئے. اب تو طاہر بھائی یہ دیکھیں حکومت بھی جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے، تو کوئی ملزموں کو پکڑنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی؟ ہاں، ملزم ظاہر ہے، ملزم ہوتے ہی پکڑے جانے کے لیے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ اپنی پارٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پارٹی کو میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، پارٹی میری زندہ باد ہے. لیڈرشپ آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں. مسلم لیگ نون کی لیڈر قیادت نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ سب کا رابطہ، میرے مریم صاحبہ کا، نواز شریف صاحب کا، سعد رفیق صاحب کا، خواجہ عمران نذیر صاحب، مطلب جتنی بھی پارٹی ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری ساری قیادت، گھر بھی آ رہے ہیں، کالز بھی. ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. بیشتر ترقیاتی اسکیموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. غفران احمد نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل مقررہ وقت میں یقینی بنائی جائے گی. تمام ترقیاتی منصوبوں کے ارد گرد حفاظتی اقدامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا. سست روی کا شکار اسکیموں پہ خصوصی توجہ دی جائے گی. ڈیسلٹنگ آپریشن پر خصوصی توجہ دی جائے گی. تمام ڈیسلٹنگ آپریشن شیڈول کے عمل درآمد میں عوامی نمائندوں کو شامل رکھا جائے گا. اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور انجینئرنگ ونگ کے افسران نے شرکت کی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.